फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। आई एम श्वेता गुप्ता। आज जो हमारी वीडियो है वो लेखपाल से रिलेटेड है। जो भी हम सारी सीक्वेंस लेके चल रहे हैं वीडियो की, आज उसी को ही कंटिन्यू करेंगे ताकि आपका पॉलिटी के साथ साथ इसकी भी सीरीज कंटिन्यू चलती रहे, प्रिपरेशन होती रहे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था में जितने भी टॉपिक कवर होते हैं, कौन कौन सी समितियाँ हैं, क्या क्या गठन हुए हैं पंचायती राज, ग्राम सभा से रिलेटेड ग्राम सभा में क्या है, वो सारी चीज़ें हम इस टॉपिक पे कवर करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक अनअकैडमी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो उसको डाउनलोड करिए। सब्सक्रिप्शन अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो सब्सक्रिप्शन लीजिए। हमारा जो रेफरल कोड है शिक्षा 10, आप जब उसको सब्सक्रिप्शन में अप्लाई करोगे तो जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट है आपको मिलेगा। सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स क्या हैं? जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि आप जो भी एग्ज़ाम से प्रिपरेशन कर रहे हो, एनटीपीसी जैसे रेलवे का ही एग्ज़ाम आने वाला है, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया और यूपीएससी लेवल का भी हो गया, जिसकी भी आप पर्टिकुलर प्रिपरेशन कर रहे हो उसका सारा रिलेटेड कंटेंट आपको एक ही जगह पे अवेलेबल है। जितने भी एजुकेटर्स हैं आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप उसको एक बार देखिए, पढ़िए, आपको बहुत ही अच्छा ज़्यादा बेनिफिट होगा। शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। जैसा कि मैंने बताया, लेखपाल की सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था। तो स्टार्ट करते हैं। स्थानीय स्वशासन। अब अगर पंचायत की बात हो रही है, पंचायती राज व्यवस्था ले रहे हैं, पंचायत की बात हो रही है, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक, जो टर्म आता है दिमाग में, वो है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन क्या है, पहला पॉइंट देखते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। पहला पॉइंट है हमारा, जैसे ग्रामीण या जिला स्तर पर जो भी शासन की व्यवस्थाएं होती हैं, जो जैसे पंचायत कहाँ पे, जैसे ग्राम की बात कर रहे हैं, हम गांव स्तर की बात कर रहे हैं, तो जहाँ पे जितनी भी व्यवस्था, जैसे हमारा शहर है तो अलग अलग बॉडीज़ होती हैं जो कंट्रोल करती हैं। जैसे गांव, अगर गांव की बातें करें तो वहाँ पे पंचायत बैठाई जाती है, गठन समिति होती है, गठन बैठाया जाता है कि हाँ ये पंचायत इतने लोग शामिल होंगे, कि हम अब आगे कवर करेंगे कि कितने लोगों से होती है पंचायत, बाकी सारी चीज़ें। ठीक, तो यही है, ग्रामीण या जिला स्तर पर जो शासन व्यवस्था स्थापित की जाती है उसे स्थानीय स्वशासन के नाम से जाना जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पहले पूछा जा चुका है और बहुत कॉमन है। ये आप अगर हिस्ट्री में भी कवर करते हो लॉर्ड रिपन के बारे में, तो भी ये पॉइंट आता है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो वो है हमारे लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ठीक, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, जिन्होंने 1882 में स्थानीय स्वशासन लागू करने का प्रयास किया। ये नॉलेज के लिए कि ये तो हमें पता ही है, ये हमें ध्यान ही रखना है कि जनक किसे कहा जाता है, तो वह लॉर्ड रिपन। और इन्होंने लागू कब किया ये सुशासन, तो वो था 1882 में। ठीक है, ये तो प्राचीन लॉर्ड रिपन की बात हो गई जो पहले हमारे थे। अगर हम यहाँ अभी जिन अलग जो और क्वेश्चन पूछा जाता है लॉर्ड रिपन के अलावा, वो क्या है, B.R. अम्बेडकर जी का कहना था कि पंचायती राज से हमारे यहाँ सामंतवाद और पुरुषवाद पनप सकता है। ये इस लाइन का मतलब क्या है, इसको पहले समझने के थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। जब पंचायती राज का ये सिस्टम शुरू हुआ कि हाँ एक पंचायत व्यवस्था होनी चाहिए हमारे यहाँ संविधान में, हमारे देश में, तो बहुत सारे लोग तो थे जिन्होंने इसका समर्थन किया था। जैसे हम आगे पढ़ेंगे किन किन कौन कौन सी समितियाँ बनी, जैसे B.R. मेहता जी थे, अशोक मेहता जी थे, और भी लोगों थे। स्टार्टिंग से बात करें तो दादा भाई नौरोजी जी थे। इन लोगों ने अपना समर्थन दिया था कि हाँ ये व्यवस्था होनी चाहिए। पर इकलौते एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो थे B.R. अम्बेडकर जी, ये इस व्यवस्था से खुश नहीं थे। ये नहीं चाहते थे कि हाँ हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। क्यों? इनका ये कहना था कि B.R. अम्बेडकर जी का कहना था कि पंचायती राज से हमारे यहाँ सामंतवाद और पुरुषवाद पनप सकता है। मतलब क्या पुरुषवाद, मतलब क्या कि सिर्फ जो मेल बॉडी है, मेल पर्सन है, वो ही आगे बढ़ के आएंगे, जो फीमेल जो है वो आगे इससे नहीं बढ़ पाएंगे। सिर्फ उनका ही मेल की तरफ ही रुझान जाएगा, जो हमारे देश की महिलाएं हैं, फीमेल्स हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जो कौन थे, तो B.R. अम्बेडकर जी थे जिन्होंने इसका विरोध किया था। आगे चलते हैं। पर इतने सारे चीज़ों के बाद भी कि कुछ लोगों का सहयोग था, कुछ लोगों का सहयोग नहीं था, इसके बाद भी पंचायती राज का गठन किया गया, पर इसको उतना संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं कराया गया। सिर्फ ये था कि हाँ ये हमारे संविधान में जोड़ दिया गया, पर उसको उतना महत्व नहीं दिया गया था। तो उससे रिलेटेड पॉइंट है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संविधान में भाग 4 जो हमारा नीति निर्देशक तत्व है, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, भाग
4 के अनुच्छेद 40 में, अभी तो हम करेंट 243 पढ़ते हैं, जब इसका गठन स्टार्टिंग में हुआ था पहले, तब कौन सा अनुच्छेद में इसको रखा गया था? भाग 4 नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन और शक्ति प्रदान करने की बात कही है। पर पंचायती राज संस्था को कोई संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था। जैसा कि मैंने बताया, इसका गठन तो कर दिया गया था कि हाँ, ये बोल दिया गया था कि हाँ संविधान का भाग है, पर उसको उतना महत्व नहीं दिया गया था। जैसे हमने पढ़ा था कि नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल्स कौन से होते हैं, तो उसी के अंदर अनुच्छेद 40 में इसका ग्राम पंचायत के गठन किया गया, पर इसको संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था, उतना महत्व इम्पोर्टेंस नहीं दी गई थी। यह राज्य पर बाध्यकारी नहीं था। मतलब क्या है इसका? जैसे कि मैंने बताया कि गठन तो किया गया था, पर संवैधानिक दर्जा उतना इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। तो जो भी राज्य थे उनको ये ज़रूरी नहीं था कि हाँ हमें ये लागू करनी ही है अपने राज्य में। जो चाहते हैं वो लागू कर सकते हैं, जो नहीं चाहते हैं वो ना करें। कोई ज़रूरी बाध्यकारी नहीं था कि नहीं आपको करना ही है, ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं था। इसका मूल उद्देश्य था क्या था? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ठीक, नेक्स्ट, अब जैसे मैंने बताया कि जब पंचायती राज का गठन होना था, जब ये बात चली रही थी, काफ़ी लोग फेवर में थे, काफ़ी अगेंस्ट में थे। तो जब बनी तो कुछ समितियां बनाई गई अलग अलग, कुछ लोगों ने अपनी समितियां बनाई, उनके अंडर उन्होंने अपने अपने प्रोविजंस रखे कि नहीं पंचायती राज में ऐसा होना चाहिए या ये चीज़ें होनी चाहिए। तो हम उसको अब कवर करेंगे। तो है कुछ समितियां जिन्हें बताया गया कि पंचायती राज के विषय में कुछ सलाह या परामर्श देने के लिए। जैसे एक समिति बनाई गई, तो उन्होंने क्यों बनाया कि उन्होंने अपनी सलाह दी कि हमें ये चीज़ें रखनी है अपने इसके अंदर। किसी और ने बताया तो उन्होंने कुछ और बोला, तो वो देख लेते हैं। पहली जो सबसे इम्पोर्टेंट और काफ़ी जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है BR मेहता समिति, अर्थात बलवंत राय मेहता समिति। इसका गठन कब हुआ? क्या 1957 में। तो इससे रिलेटेड देख लेते हैं सारी चीज़ें। बलवंत राय मेहता समिति का गठन पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए वर्ष 1956 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में किया गया था। स्टार्टिंग कब हुई थी? 1956 में। BR मेहता जी ने कहा कि हाँ, हमें ये फेवर में थे और इन्होंने कहा कि हाँ हमें अपने पंचायती राज व्यवस्था के लिए कुछ चीज़ें चाहिए ताकि हम वो बता सकें कि ये हम ऐड करना है या सलाह है या परामर्श, जो सारी चीज़ें। तो क्या था? बलवंत राय मेहता समिति का गठन पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए वर्ष 1956 में BR मेहता की अध्यक्षता में किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट 1957 में प्रस्तुत कर दी थी। जो भी उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा व्यवस्था के लिए, पंचायती राज के लिए, तो जब सारी चीज़ें हो गई कि हाँ हमें यही चीज़ें रखनी है, तो एक रिपोर्ट जो बनाई गई थी उसको कब प्रस्तुत कर दिया गया था? 1957 में। तो हम यही आर्टिकल सन लेके चलते हैं आगे। सन 1957 में योजना आयोग ने बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में सामुदायिक परियोजनाओं एवं राष्ट्र विकास सेवाओं का अध्ययन दल के रूप में एक समिति बनाई, जिसे यह दायित्व दिया गया कि वह उन कारणों का पता करे जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की संरचना तथा कार्य प्रणाली की सफलता में बाधक थी। इन्होंने क्या बोला? जो उन्होंने प्रोग्राम चलाया था सामुदायिक परियोजनाओं एवं राष्ट्रीय विकास से, इन्होंने कहा कि हमें एक दायित्व सौंपा कि हमें ये पता करना है कि कौन कौन सी चीज़ें इस प्रोसेस में बाधा डाल रही हैं, क्या चीज़ें हैं जो नेगेटिव जा रही हैं। तो उसके लिए इन्होंने एक योजना आयोग ने इनको बोला कि आपको ये चीज़ देखनी है। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था को मेहता समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का नाम दिया। तो BR मेहता जी ने जब उन्होंने इसका गठन किया, उनके अकॉर्डिंग ये था कि हम अपने परामर्श वगैरह देंगे। तो उन्होंने इसमें क्या मेंशन किया कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको इन्होंने क्या नाम दिया? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है। अब इन्होंने, जैसे मैंने बताया कि जो भी समितियां गठित हुई थी अलग अलग, उन्होंने अपने अपने दिए कि इतने स्तरीय होनी चाहिए या इतने स्तरीय होनी चाहिए। तो जो BR मेहता, जो बलवंत राय मेहता समिति थी, उन्होंने इसको 3 स्तरीय बताया था, 3 टियर। वो देख लेते हैं। समिति ने ग्रामीण स्थानीय शासन के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था, ठीक, 3 टियर का सुझाव दिया, जो निम्न प्रकार थी। कौन कौन से 3 स्तरीय स्तर थे? पहला ग्राम स्तर पर, जो ग्राम पंचायत, दूसरा ब्लॉक जो पंचायत समिति, और तीसरा जिला परिषद। कौन कौन से? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत,
खंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बलवंत राय मेहता समिति द्वारा कितने स्तरीय समिति गठित की गई थी, तो वो थी 3 स्तरीय। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहली बार कब हुआ, किस राज्य ने किया, उसके बाद किसने किया, ये सारी चीजें तो ये देख लेते हैं। सबसे पहले राजस्थान विधानसभा ने 1959, सन और डेट याद रखिएगा, जगह याद रखिएगा, जिला याद रखिएगा। सबसे पहले राजस्थान विधानसभा ने 1959 में पंचायती राज व्यवस्था का अधिनियम पारित किया। किस राज्य में सबसे पहले होता, राजस्थान के, और वो भी राजस्थान के कौन से जिलों में, नागौर जिलों के। देखिए क्वेश्चन पहले काफी बार पूछा जा चुका है। पारित किया और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की। ठीक है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कौन कौन लोग फेवर में थे, ये दादाभाई नौरोजी जी, पंडित जी, ये सारे लोग फेवर में थे। तो इन्होंने, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारी अशोक मेहता समिति, जो है दूसरी समिति, और ये कब हुई थी गठित, तो 1977 में। पहली हमने कौन सी देखी, BR मेहता मतलब बलवंत राय मेहता समिति, और वो कब गठित हुई, 1957 में। कितने स्तरीय थी, 3 स्तरीय। ठीक, नेक्स्ट है हमारी अशोक मेहता समिति 1977। पहला पॉइंट देखते हैं। अशोक मेहता समिति का गठन दिसंबर 1977 ईस्वी में अशोक मेहता की अध्यक्षता में किया गया था। सन याद रखिएगा। तो BR मेहता का क्या था, 1957, उसके 20 वर्ष बाद अशोक मेहता समिति 1977। ठीक, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर स्थापित पंचायती राज व्यवस्था में कई कमियां उत्पन्न हो गई। जो पहली समिति बनाई गई थी BR मेहता द्वारा, उन समिति में कुछ आगे जब वो और चलिए और समितियां बनी, तो उन्होंने ये क्लेम किया कि नहीं, इनमें कुछ कमियां हैं, हमें कुछ चेंजमेंट्स करने हैं या हमें कुछ ऐड करना है। उस पर क्या हुआ, कमियां उत्पन्न हो गई। इन कमियों को ही दूर करने तथा सिफारिश करने हेतु अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। कौन सी समिति थी जिसका गठन स्पेशली, जो पहले समिति बनाई गई थी BR मेहता की, उसको और एडवांस करने के लिए, उसको सही करने के लिए, जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए, कौन सी थी, अशोक मेहता समिति 1977। 1978 की रिपोर्ट के आधार पर कुछ सिफारिशें निम्न है। जब ये हुआ कि हमें एक रिपोर्ट तैयार करनी है, जो भी कमियां हैं उनको रिस्ट्रिक्ट करना है, तो जब रिपोर्ट तैयार की गई, तो कब, तो 1978 की रिपोर्ट के आधार पर क्या क्या चीज़ें थी जो उन्होंने कहा कि हमें चेंज करनी है। पहला उन्होंने कहा कि न्याय पंचायतों को पंचायतों से अलग रखा जाए, जिसका प्रमुख न्यायाधीश हो। इन्होंने ये क्लेम किया, जो BR मेहता जी ने नहीं अपनी समिति में कहा था, कि जो न्याय पंचायत है उनके जो पंचायत होंगे उनको अलग रखा जाए, जिनका प्रमुख न्यायाधीश होगा। ठीक, नेक्स्ट, जो BR मेहता जी ने कहा था कि उनकी समिति में 3 स्तर हैं, अशोक मेहता जी ने इसको अपने समिति में कहा कि 2 स्तरीय होगी। तो वो कौन से हैं, त्रिस्तरीय प्रणाली को समाप्त कर द्विस्तरीय प्रणाली अपनाई जाए। कौन कौन से 2, मंडल पंचायत और जिला परिषद। उसमें कौन से थे, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। इसमें कौन से हैं, मंडल पंचायत और जिला परिषद। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, राज्य में पंचायती राज मंत्रालय का गठन किया जाए तथा एक पंचायत मंत्री की नियुक्ति की जाए। जैसे हमने अभी इसके पहला पॉइंट पढ़ा कि उन्होंने कहा कि एक न्याय पंचायत हो और जिसका प्रमुख कौन हो, न्यायाधीश हो। वैसे ही उन्होंने एक पॉइंट और बोला 2 स्तरीय के बाद, कि राज्य में एक पंचायती राज मंत्रालय का गठन किया जाए, जिसका प्रमुख कौन हो, पंचायत मंत्री। नेक्स्ट, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जनसंख्या के आधार पर सीटों का आरक्षण हो। जो BR मेहता जी ने अपनी समिति में नहीं इंक्लूड किया था कि SC ST जो है इंक्लूड किया जाए या महिलाओं को से रिलेटेड हो, तो अशोक मेहता जी ने अपनी समिति में क्या किया कि अनुसूचित जाति और जनजाति के जो लोग हैं उनको जनसंख्या के आधार पर इंक्लूड किया जाए, जनसंख्या के आधार पर उनका सीटों का आरक्षण हो। ठीक है, कौन कौन सी चीजें ऐड हुई, BR मेहता जी ने कहा था कि 3 स्तरीय, कौन कौन से, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। पर अशोक मेहता जी ने कितने बोला, 2, कौन कौन सी, मंडल पंचायत और जिला परिषद। ये चीजें। तो दूसरा इन्होंने बोला कि न्याय पंचायत का गठन हो, जिसके न्यायाधीश प्रमुख कौन हो, न्यायाधीश हो। तीसरा, अनुसूचित जाति या जनजाति को जनसंख्या के आधार पर सीटों का आरक्षण मिलना चाहिए। ये अच्छी चीज थी। ठीक, ये सारी चीजें थी कि अलग अलग चीजें ऐड करी गई दोनों समिति को अगर कंपेयर करें।
नेक्स्ट है हमारी जो अशोक मेहता समिति की बात है वो है जीवी के राव समिति। इन्होंने भी अपनी समिति में कुछ चेंजेस किए पहले दो समितियों को देखते हुए। बी आर मेहता जो 1957 की थी, अशोक मेहता जो 1977 की थी। इन्होंने क्या अपनी समिति में किया, जीवी के राव समिति कब, 1985। तीनों सन याद रखेगा, पहली वाली बी आर मेहता 1957, उसके 20 वर्ष बाद अशोक मेहता 1977 और जीवी के राव समिति 1985। इन्होंने जो हम स्तर पढ़ते आ रहे हैं कि बी आर मेहता ने बोला 3 स्तरीय, अशोक मेहता जी ने कहा 2 स्तरीय, इन्होंने अपनी जो पंचायत समिति थी उन्होंने इसको 4 स्तरीय बताया। हम जो है 4 स्तर पर रखेंगे। कौन कौन सी 4 स्तरीय पंचायत व्यवस्था का सुझाव दिया। पहली, राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत, ग्राम स्तर पर ग्राम सभा। ये बाकी दिनों तो सेम थी, कौन सी इन्होंने ऐड कर, राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद का। ठीक है, ये याद रखिएगा। बी आर मेहता के 3 स्तरीय, अशोक मेहता के 2 और जीवी के राव समिति उनके 4 स्तरीय। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। समिति ने विकेंद्रीकरण के तहत नियोजन एवं विकास कार्य में पंचायतों की भूमिका को बल प्रदान किया। इसमें भी विकेंद्रीकरण की बात करी गई। नेक्स्ट, विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया में जिला परिषद की सशक्त भूमिका होनी चाहिए। जो उन्होंने विकेंद्रीकरण की बात करी, जो सत्ता का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, उसका मेन जो पावर है किसके पास होनी चाहिए, जिला परिषद के पास। ठीक, अब आगे फिर और जो अन्य 2 समितियां बनी जो थी LM सिंघवी समिति 1986 और PK थुंगल समिति 1988। इन्होंने भी यही सुझाव दिए। इनका भी मेन यही था कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। इन लोगों ने भी जो 2 बात करी वो मेन इसी पे फोकस है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए। इन 2 समितियों के बाद पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। इन्होंने भी ये बात की लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, और जो कॉमन पॉइंट था वो था पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। ठीक, इन दोनों समितियों के बाद लास्ट में एकदम फाइनली क्या हुआ कि 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में स्थान दिया गया। स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा था, पंचायती राज काफ़ी लोग फेवर में थे, काफ़ी अगेंस्ट में थे, तो इसका गठन कर दिया गया अनुच्छेद भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 40 के तहत, पर संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था। और अब जब सारी समितियों ने अपनी सिफारिश रखी, सारी चीज़ें फाइनल हो गई, तो 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत राज्य संस्थाओं को संवैधानिक, इन लोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। और संविधान के भाग 9 जो हम अभी अब पढ़ते हैं तो वो है ये हमारा भाग 9 में 16 नए अनुच्छेद डाले गए। कौन कौन से, 243 से 243 से ओ। तो हम पंचायती राज का अभी अनुच्छेद क्या पढ़ते हैं, भाग 9 अनुच्छेद 243 है ना। तो भाग 9 के 16 नए अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक। और कौन सी अनुसूची को शामिल किया गया, तो वो थी 11वीं अनुसूची। हमने जब अपनी जो ट्रिक्स वाली वीडियो पढ़ी थी उसमें जो हमने अनुसूचियों की ट्रिक्स पढ़ी थी, टेल्स ऑफ ओल्ड PM, उसमें जो 11वीं अनुसूची थी वो मैंने आपको बताया था पंचायत से रिलेटेड है। पंचायत के जो भी दायित्व हैं, अधिकार है, उससे रिलेटेड है। तो वही ये है कि 73वें संविधान संशोधन 1943 के तहत क्या क्या जोड़ा गया, भाग 9 में 16 नए अनुच्छेद 243 से 243 ओ, और कौन सी अनुसूची, 11वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया। ठीक है, जिसे बाद में 24 अप्रैल 1993, ये डेट याद रखिएगा, मैं बताऊंगी, 24 अप्रैल 1993 को मान्यता दी गई। यही कारण है कि 24 अप्रैल को पंचायती दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले काफ़ी बार पूछा गया है कि 24 अप्रैल को क्या, या पंचायती दिवस कब मनाते हैं, तो वो 24 अप्रैल को। और रीज़न क्या है, क्यों मनाते हैं, क्योंकि जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था, जो शामिल किया गया था, उसको 24 अप्रैल को ही मान्यता दी गई थी। ठीक, ये जितना भी हमने कवर किया बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत पॉइंट है और बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला तो वही स्टार्टिंग वाला, स्टार्टिंग में जब गठन हुआ था तो कब, तो भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 40 में। अब जब संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया तब कौन सा संविधान संशोधन, तो 73वें 1993 के तहत क्या क्या जोड़ा गया, भाग 9 में 16 नए अनुच्छेद 243 से 243 ओ, और क्या 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ठीक, और 24 अप्रैल को क्योंकि मान्यता प्रदान की गई, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक,
अब जो हमारा मेन, जो हमें हमने लास्ट में पॉइंट कवर किया, मैंने आपको बताया कि इसमें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। उसी से रिलेटेड हमने कुछ पॉइंट्स लिए हैं। ये देख लीजिए कि 73वां संविधान संशोधन 1993, इसके अंदर अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हुई, ऐड करी गई क्या क्या चीज़ें, वो देख लेते हैं। पहला है, इस कानून के अंतर्गत 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश क्षेत्र पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली लागू करेगा। क्या मतलब, जो 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश हैं, इस कानून के अंतर्गत 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली, जो जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक होगी वही क्षेत्र प्रदेश त्रिस्तरीय प्रणाली को लागू कर सकेंगे। नेक्स्ट, इस कानून ने ग्राम सभा को संवैधानिक अधिकार प्रदान किया। कौन से कानून के तहत? तो 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत। नेक्स्ट, अब मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में कि कितने वर्षों में चुनाव होता है, वो सारी चीज़ें, तो उससे रिलेटेड पॉइंट है कि पंचायतें प्रत्येक 5 वर्षों में पंचायत का चुनाव होगा। किस संविधान संशोधन के तहत ये बताया गया? तो 73वें संविधान संशोधन। और कितने वर्षों में? प्रत्येक 5 वर्ष में। अगर पंचायत भंग होती है तो कितने समय अंतराल के अंतर्गत निर्वाचन होंगे? तो वो 6 माह के अंतराल। पंचायत का चुनाव कितने वर्षों में? 5 वर्षों में। अगर पंचायत किसी भी रीजन से भंग हो गई तो कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर दोबारा निर्वाचन हो जाना चाहिए? तो वो है 6 माह, 6 मंथ्स के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है, अनुसूचित जातियों जनजातियों व महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण। जैसे कि समिति ने उन्होंने ऐड किया था कि अनुसूचित जाति और जनजातियों को जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन होना चाहिए, तो उसको उस पर इम्पोर्टेंस डाली गई और उसको ऐड किया गया कि अनुसूचित जाति और जनजातियों व महिलाओं को के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण होना चाहिए। तो याद रखिएगा, मानक क्या है? 1/3। अब हमने जो भी टॉपिक कवर किया आज पूरा पंचायती राज का, सारी समितियाँ देखी, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर किए, कुछ उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है ताकि जितना हमने अभी पढ़ा है वो रिवाइज हो जाए, या और अगर कुछ नई चीज़ें मिलती है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में, तो वो भी हम लोग देख लेंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है। जो पहली समिति गठित हुई थी BR मेहता, बलवंत राय मेहता की समिति कब हुई थी? 1957 में। तो जो 3 स्तरीय उन्होंने दी थी, तो क्या क्या शामिल था उसमें, देखते हैं। पहला पॉइंट, क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं, आप लोग साथ ही साथ आंसर करिएगा और देखिएगा कि आपका जितने भी क्वेश्चन है उसमें आपका कितना स्कोर बनता है, कितने क्वेश्चन आपके सही हैं या क्या चीज़ें। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको टॉपिक कितना समझ में आया या आपको क्या भी चीज़ें और गौर करने की ज़रूरत है। पहला क्वेश्चन हमने लिया कि त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है, क्या क्या शामिल है? पहला ऑप्शन है ग्राम सभा, अंचल पंचायत, पंचायत समिति, ये तो नहीं है। दूसरा, ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति और जिला परिषद। यही हमने पढ़ा था हमारी पहली समिति में, कौन कौन से थे? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो यही हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय शासन, हमने लेक्चर स्टार्ट में पढ़ा कि ये मैंने आपको बताया था कि अगर आप इतिहास का भी कवर करते हो सारे लॉर्ड्स का, उसमें भी बताया, पूछा जाता है कि स्थानीय सुशासन का जनक कौन है? तो लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड क्लाइव या लॉर्ड कर्जन। तो हमने क्या पढ़ा था? लॉर्ड रिपन। साथ ही साथ आप देखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और उसको आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि तक निर्वाचन होंगे? पंचायत का चुनाव कब तक होना चाहिए? 5 वर्ष में। और अगर चुनाव की बात करें तो वो कब? 5 ईयर्स में। और अगर भंग का केस हो तो कितने में? 6 मंथ्स में हो जाना चाहिए। तो वही क्वेश्चन पूछा है आपसे कि यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि तक निर्वाचन होंगे? 1 माह, 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष। आंसर क्या हो जाएगा? 6 माह, 6 मंथ्स। नेक्स्ट, पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है ग्राम स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर या नगर स्तर पर? तो ग्राम स्तर पर। नेक्स्ट, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की थी? कौन सी समिति की बात हो रही है? अशोक मेहता। अशोक मेहता ने कितने की थी? 2 स्तरीय। आंसर क्या हो गया? 2। नेक्स्ट, पंचायत के चुनाव
देख देख लें, अशोक मेहता ने से 2 करी, बी आर मेहता जी ने 3, अशोक मेहता ने 2, जीवे के राव ने 4 और जो एल एन सिंघवी थी उन्होंने भी 3 स्तरीय बताया था। ठीक है। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला न्यायाधीश, चुनाव आयोग। अब पंचायत की बात हो रही है तो राज्य शामिल होंगे, आंसर क्या हो जाएगा? राज्य सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया था? हमने ये पढ़ा था कि 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहाँ पे, कौन से राज्य में, राजस्थान के कौन से जिले में? नागौर जिले में। तो वही क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज का शुभारंभ कहाँ से किया गया था? तो पहला नागौर, अलीगढ़, राजमुंद्री, सीतामढ़ी। तो आंसर क्या हो जाएगा? नागौर, राजस्थान के नागौर जिले पर। अच्छा, पहला तो हमारा राजस्थान था, अगर दूसरा राज्य पूछा जाए तो कौन सा था? वो आंध्र प्रदेश था। ठीक, आगे उसका क्वेश्चन इंक्लूड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय क्या है? संघीय सरकार, संसदीय सरकार, लोकतंत्रीय सरकार या स्थानीय सरकार? हमने स्टार्टिंग में टॉपिक कवर किया था स्थानीय स्वशासन, तो उसमें बात कही गई थी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात करी गई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्थानीय सरकार। भारत में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली का प्रस्ताव किसने रखा था? किसने किया था? 3 स्तरीय की बात हो रही है, जो हमने पहली समिति पढ़ी थी कौन सी थी? वो बी आर मेहता। तो क्या अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, जीवी के राय समिति या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो कौन सी थी वो? बलवंत राय मेहता समिति, मतलब बी आर मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज अपनाया था? ये वही क्वेश्चन हो गया। आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बिहार। तो राजस्थान ने अपनाया था कौन सा जिला? नागौर। और मैंने भी क्वेश्चन आपको पूछा था कि दूसरा, पहला तो राजस्थान हो गया, दूसरा कौन सा था? तो वो आंध्र प्रदेश था। सेकंड ये याद रखिएगा कि सेकंड कौन सा राज्य था? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? लेक्चर की स्टार्टिंग में हमने कवर किया था, भाग 4 के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 40 के अंतर्गत किया गया था, बस इसको गठित कर दिया गया था, संवैधानिक दर्जा नहीं प्रदान किया गया था। तो कौन सा हो गया? अनुच्छेद 42, 32, 40 से 51। तो कौन आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 40। लास्ट क्वेश्चन, पंचायती राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई? ये वही क्वेश्चन है कि पहला अभी मैंने बताया राजस्थान और दूसरा कौन था? आंध्र प्रदेश। तो आंसर क्या हो गया हमारा? राजस्थान और आंध्र प्रदेश। ये पहला था, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश को किया गया। ये थी आज के हमारी वीडियो, जितने भी हम लोगों ने 12 क्वेश्चन कवर करे हैं टॉपिक्स रिलेटेड। आप देखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 12 में से आपके क्या स्कोर रहा। कमेंट करके बताइएगा कि आपने जितना भी पढ़ा वो टॉपिक आपको समझ में आया, कैसा लगा वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।